आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के अध्ययन की शुरुआत करने जा रहे हैं। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे ही दूसरे शब्दों में हिंदी का पुनर्जागरण भी कहा जाता है। अब हिंदी का पुनर्जागरण और भारतेंदु या भारतेंदु युग, इनका एक समन्वय या समन्वित रूप हमें आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में दिखाई देता है। तो सर्वप्रथम आधुनिक शब्द का यहाँ पर अर्थ ग्रहण करना या उसका अर्थ जानना अत्यंत आवश्यक प्रतीत होता है। आधुनिक शब्द दो अर्थों, मध्यकाल से भिन्नता और नवीन यह लौकिक दृष्टिकोण की सूचना देता है। मध्यकाल अपने अवरोध, जड़ता और रूढ़िवादिता के कारण स्थिर और एकरस हो चुका था। एक विशिष्ट ऐतिहासिक प्रक्रिया ने उसे पुनः गत्यात्मक यानी गति प्रदान की। मध्यकालीन जड़ता और आधुनिक गत्यात्मकता को यूँ समझा जा सकता है, रीतिकाल में कला और साहित्य अपने अपने कथ्य, अलंकृति और शैली में एकरूप हो गए थे। वे घोर श्रृंगारिकता के खूंटे से बंध गए थे। एक ही प्रकार के छंद, एक ही प्रकार के ढंग से रीतिकालीन साहित्य लबालब हो चुका था। आधुनिक काल में बंधे हुए घाट या वो बंधन टूटे हुए हमें दिखाई देते हैं और जीवन की धारा आधुनिक साहित्य में विभिन्न रूपों में या विभिन्न स्रोतों में प्रस्फुटित होती हुई या प्रवाहित होती हुई हमें देखने को मिलती है। साहित्य मनुष्य के एक बृहद यानी विस्तृत सुख दुख के साथ पहली बार जुड़ा हुआ हमें अगर कहीं दिखाई देता है तो वो सिर्फ आधुनिक काल में दिखाई देता है। आधुनिक शब्द से जो दूसरा अर्थ यहाँ पर ध्वनित होता है या अभिप्रेत है वो है यह लौकिक दृष्टिकोण। आप देखिए कि मध्यकालीन साहित्य में जो दृष्टिकोण था वो पारलौकिक था। पारलौकिक यानी आध्यात्मिक से जुड़ा हुआ। और आधुनिक हिंदी साहित्य में हम देखते हैं कि यहाँ पर यह लौकिक दृष्टिकोण अर्थात भौतिक दृष्टिकोण हमें व्यापक रूप में दिखाई देता है। धर्म, दर्शन, साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य आदि सभी के प्रति नए दृष्टिकोण का आविर्भाव आधुनिक युग में हुआ। यहाँ पर सुधार, परिष्कार और अतीत का पुनराख्यान नवीन दृष्टिकोण या आधुनिक युग की देन मानी जा सकती है। आधुनिक ज्ञान, विज्ञान और टेक्नोलॉजी के फलस्वरूप उत्पन्न मानवीय स्थितियों का नया और गैर रोमांटिक और अमितकीय साक्षात्कार आधुनिकता है। आधुनिकता का स्वरूप स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है कि उसके ऐतिहासिक संदर्भ और प्रवृत्ति को समझ लिया जाए। आधुनिक काल को अपने ज्ञान, विज्ञान और प्रविधियों के कारण मध्यकाल से अलग हुआ और यहाँ पूरी तरह से औद्योगिकरण, नागरीकरण, बौद्धिकता से आधुनिक साहित्य का या आधुनिक काल का हमें संबंध दिखाई देता है, जिससे समाज में नवीन उभरती हुई आशाएं या दिन ब दिन बदलती हुई इच्छाएं, आकांक्षाएं हमें दिखाई देती हैं। देश, धर्म, राष्ट्र और ईश्वर आदि की नई नई व्याख्याएं आधुनिक साहित्य में हमें देखने को मिलती हैं। आधुनिक ज्ञान विज्ञान ने मनुष्य को बहुत कुछ बुद्धि सम्मत या मनुष्य की बुद्धि को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। एक पश्चिमी विचारक हुआ है जिसका नाम है नीत्शे। उसने घोषणा की थी कि ईश्वर मर गया। बौद्धिक जगत में उसकी ये घोषणा या उसके इस नारे ने एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने का काम किया है और उससे आधुनिक युग का साहित्य एक बड़े पैमाने पर प्रभावित होता हुआ या हुआ हमें दिखाई देता है, जिसके कारण निश्चय की इस घोषणा के कारण यथार्थ का स्वरूप बदला। पाप पुण्य, धर्म अधर्म और अच्छे बुरे के जो
मानदंड थे, धर्म ग्रंथ के जो प्रमाण थे, वे कालबाह्य हो गए हैं। पुराने मूल्यों का विघटन हो गया है। मनुष्य को लगा कि वर्तमान स्थिति में वह असहाय, बेबस तथा फालतू प्राणी है। वैज्ञानिक तरक्की ने भी निश्चयवादी सिद्धांत को खोखला सिद्ध कर दिया। वैज्ञानिकों ने अपने अनुसंधान द्वारा बतला दिया कि न तो कोई सार्वभौम सत्य होता है, न शाश्वत नैतिकता। अर्थात आज विज्ञान ने हमारे सामने ये प्रमाण या ये वातावरण बना दिया है कि ऐसा कोई एक सुपर पावर या सर्वशक्तिमान आसमान में बैठा है। इसके बारे में अगर सबसे बड़ी शंका अगर आज किसी ने उपस्थित कर दी है आधुनिक युग में, तो विज्ञान ने कर दी है। क्योंकि विज्ञान ने कई असंभव सी चीज़ों को आज हमारे सामने परोस दिया है। उन चीज़ों को देखकर हमें लगता है, हम सोचने के लिए विवश रहते हैं कि क्या वाकई में जो हमारे पुराणों में या हमारे धर्मशास्त्रों में पहले बताया गया था कि एक सुप्रीम पावर अर्थात भगवान एक आसमान में बैठा हुआ है और वही दुनिया का संचालन कर रहा है, ये जो हमें बताया गया था, आज पूरी तरह से निर्विवाद सत्य की तरह स्वीकृत नहीं किया जाता। आज उस पर भी उंगलियां उठाने की प्रवृत्तियां बढ़ रही हैं। तो ये सब किसकी देन है? आधुनिक युग और युग विज्ञान की देन है। अस्तित्ववादी दर्शन ने अपने पहले वाले दर्शन और विज्ञान की अमूर्तता पर आक्रमण किया। उसने कुछ प्रश्न उठाए, जैसे व्यक्ति की व्यग्रता, दुख, निराशा, अकेलापन, मृत्युबोध, स्वतंत्रता, त्रास आदि। इसके साथ ही वह सामूहिकतावाद और निश्चयवाद के विरुद्ध भी खड़ा हुआ। वह उन समस्त विचारों के विरुद्ध है जो व्यक्ति को अमनुष्य और अस्तित्वहीन बनाते हैं। उनकी दृष्टि में मनुष्य स्वतंत्र है, वह न वस्तु है न मशीन है, वह क्रियात्मक शक्ति है, वह स्वतंत्र निर्णय लेने में समर्थ है और इसके लिए वो खुद जिम्मेदार भी है। हिंदी में विकसित आधुनिकतावाद का प्रयोग आधुनिक भावबोध, अस्तित्ववाद, व्यक्तिवाद, स्वच्छंदता विरोध बनाम छायावाद विरोध, अमूर्तता, बौद्धिकता, रूपवादिता, लघु मानव, अनुभव की विशिष्टता, स्मृतिहीनता, संकटबोध, अजनबीपन आदि रूपों में किया गया हुआ हम देखते हैं। भारतीय धर्म और संस्कृति के संबंध में अंग्रेज प्रशासकों ने और ईसाई मिशनरियों के आक्रामक रूप के कारण धर्म सुधारकों के लिए यहाँ पर संभावनाएं निर्माण की और अंग्रेजी शिक्षा पाकर या ईसाई धर्म के संपर्क में आने के बाद भारत में धर्म सुधार बेहद अत्यंत आवश्यक माना गया और उस दिशा में सफल प्रयास भी किए गए हैं। हम इतिहास में देखते हैं कि राजा राम मोहन राय आदि जैसे समाज सुधारकों ने जो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आडंबरों का या धार्मिक रीति रिवाजों का विरोध किया, उसके पीछे कहीं ना कहीं उनकी पाश्चात्य शिक्षा जिम्मेदार दिखाई देती है। एक और उन्हें विदेशियों के सामने अपने धर्म तथा संस्कृति की वकालत करनी पड़ी और दूसरी ओर अपने देशवासियों को धर्म का नया अर्थ बतलाना पड़ा। इस प्रकार हर इस संक्रांति काल में धर्म का पल्ला पकड़ना बहुत आवश्यक था, क्योंकि धर्म अनिवार्यता सुधार के साथ जुड़ा हुआ था। राजा राम मोहन राय को सती प्रथा के निर्मूलन के लिए धर्मशास्त्रों की ग्वाही या सब धर्मशास्त्रों में ही सबूत देने की आवश्यकता महसूस हुई। विद्यासागर ने सिद्ध किया कि धर्मशास्त्रों में वैधव्य का कोई विधान नहीं है। दयानंद सरस्वती सामाजिक सुधारों की वैधता देने के लिए वेदों से प्रमाण ढूंढ कर लाते हैं। नई आर्थिक व्यवस्था, पाश्चात्य शिक्षा और नवागत जीवन पद्धति के कारण इस देश की अपनी पहचान खो गई थी। पश्चिमीकरण और भारतीयकरण की रस्साकशी काफ़ी दिनों तक चली। नव जागरण के अग्रदूतों ने पश्चिमीकरण के विवेक सम्मत परिवेश में अपनी संस्कृति को नए ढंग से संगठित करने का सफल प्रयास किया है। इसके फलस्वरूप साहित्यकारों ने अतीत को सामने रखकर अपने को पुनः गौरवान्वित अनुभव किया तथा देश में उभरती हुई राष्ट्रीय चेतना को ठोस रूप प्रदान करना का सफल काम या सार्थक कार्य किया है। आधुनिक काल का अधिकांश साहित्य अपने को पहचानने तथा पाश्चात्य बंधनों से छुटकारा पाने का इतिहास है।
अब दूसरा जो महत्वपूर्ण मुद्दा है इस आधुनिकता को समझने के बाद वह है हिंदी का पुनर्जागरण और भारतेंदु। हिंदी साहित्य के इतिहास में भारतेंदु युग को ही पुनर्जागरण काल के रूप में जाना जाता है और संबोधित किया जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हरिश्चंद्र, जिनकी समय सीमा रही है 1850 से लेकर 1885 तक के रचना काल को दृष्टि में रखकर संवत 1925 से संवत 1950 तक की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान की संज्ञा दी, परंतु अन्य विद्वान उनसे सहमत नहीं हैं। मिश्र बंधुओं ने 1926 से लेकर 1945 विक्रमी संवत तक समय माना है। इसको लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभिन्नता दिखाई देती है। आलोच्य युग में जनता में पुनर्जागरण की भावना भरी हुई दिखलाई देती है। फलस्वरूप सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक क्षेत्रों में न केवल अतिरिक्त सक्रियता थी, बल्कि हम देखते हैं इन सब में गहन संबंध या अंतर संबंधी विद्यमान था। भारतेंदु युगीन कवियों पर इसका स्पष्ट प्रभाव हमें देखने को मिलता है। परिणामतः विषय चयन में व्यापकता और विविधता दिखलाई देती है। श्रृंगारिक कवियों पर इसका स्पष्ट प्रभाव पड़ा और विषय चयन को लेकर जो श्रृंगारिक कवि रहे हैं उन्होंने रसिकता, अलंकरण, मोह, रीति निरूपण, प्रकृति का चित्रण आदि रीतिकालीन प्रवृत्तियों को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया है। भारतेंदु ने जनता को उद्बोधन प्रदान करने के उद्देश्य से जातीय संगीत और अर्थात लोकगीत की शैली पर सामाजिक कविताओं की रचना पर बल दिया। मातृभूमि प्रेम, स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार, गोरक्षा, बाल विवाह निषेध, शिक्षा प्रसार का महत्व, मद्य निषेध, भ्रूण हत्या आदि विषयों को वर्ण विषय बनाया है। राष्ट्रीय भावना का उदय भी हमें भारतेंदु युग में ही दिखाई देता है। ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के विचारों तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी के सिद्धांतों का प्रभाव भी इस युग पर और इस युग के साहित्य पर दिखाई देता है। आर्थिक, औद्योगिक और धार्मिक क्षेत्रों में पुनर्जागरण की प्रक्रिया आरंभ होने लगी थी। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने शैक्षिक क्षेत्र में भी वैयक्तिक स्वतंत्रता की प्रेरणा प्रदान की थी। अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन ने अन्य देशों के साथ तुलना करने का अवसर प्रदान किया और इस तरह राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए उचित वातावरण बन सका। मुद्रण यंत्रों के विस्तार और समाचार पत्रों के बढ़ते प्रचार प्रसार ने भी इस काल में पुनर्जागरण को अधिक प्रेरणा देने का काम किया है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुल उम्र महज 34 साल 6 महीने की थी, परंतु उन्होंने अपने व्यक्तित्व की छाप हिंदी साहित्य पर इस कदर अमिट छाप छोड़ी है कि आज इतिहासकारों को उनके नाम को केंद्र में रखकर इस काल के साहित्य को या इस युग को ही भारतेंदु युग कहना पड़ रहा है। उन्होंने साहित्य की सभी विधाओं में कुशलता के साथ कलम चलाई है। साथ ही अपने ज़माने के साहित्यकारों का मार्गदर्शन और पथ प्रदर्शन करने का भी महत्वपूर्ण कार्य भारतेंदु ने किया। भारतेंदु प्रसिद्ध सेठ अमीचंद की वंश परंपरा में उत्पन्न हुए थे। उनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र ने बाल्यावस्था में ही काव्य रचना का आरंभ किया था। उनकी प्रतिभा को देखकर उस समय के पत्रकारों तथा साहित्यकारों ने 1880 में उन्हें भारतेंदु की उपाधि से अलंकृत किया था। कवि होने के साथ साथ भारतेंदु एक सफल पत्रकार भी थे। उन्होंने कवि वचन, सुधा और हरिश्चंद्र चंद्रिका जैसे साहित्यिक पत्रिकाओं का संपादन किया। नाटक, निबंध आदि की रचना द्वारा उन्होंने खड़ी बोली हिंदी की गद्य शैली के निर्धारण में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतेंदु एक श्रेष्ठ नाटककार थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में मौलिक और अनुदित दोनों मिलाकर लगभग 17 नाटकों की
रचना की है। भारतेंदु ने भक्ति, श्रृंगार, देश प्रेम, सामाजिक परिवेश और प्रकृति के विभिन्न संदर्भों को लेकर विपुल कविताएं लिखी हैं। उनकी काव्य कृतियों की संख्या लगभग 70 है। प्रेम मलिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंदानंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणुगीत आदि विशेष उल्लेखनीय काव्य कृतियाँ उनकी रही हैं। उनकी प्रमुख विशेषता ये रही है कि वे अपनी अनेक रचनाओं में जहाँ प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों का पालन करते हुए दिखाई देते हैं, वहीं उन्होंने कई नवीन परंपरा या प्रवृत्तियों का प्रवर्तन करने का भी महान काम भारतेंदु ने किया है। वे एक अलग रसायन थे, क्योंकि एक ओर उनके साहित्य में अंग्रेज़ों के प्रति राजभक्ति दिखाई देती है, तो अपने वतन के प्रति या अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति भी हमें दिखाई देती है। और दास्य भाव की भक्ति के से समृद्ध साहित्य लिखने का भी उन्होंने काम किया है। हाँ, उनकी काव्य शैली जो रही, इतिवृत्तात्मक काव्य शैली रही और हास्य व्यंग की भी मात्रा उनके साहित्य में पर्याप्त रूप में हमें दिखाई देती है, खास तौर से उनके द्वारा लिखे गए प्रहसन और नाटकों में। भारतेंदु ने प्राचीन और नवीन का समन्वय करने का सफल और सार्थक प्रयास हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम किया है। उनके नाटक, निबंध में हमें इसके प्रमाण प्राप्त होते हैं। अपने समय के साहित्यकारों का मार्ग प्रशस्त करने का तथा हिंदी नाट्य साहित्य को एक नया आयाम देने का महत्वपूर्ण कार्य भारतेंदु ने किया। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि कई नाटकों में उन्होंने अभिनय भी किया है और साथ ही अपने कई मित्रों को उन्होंने नाट्य मंडली चलाने के लिए प्रेरित भी किया है। तो कुल मिलाकर हम देखते हैं कि ये आधुनिक हिंदी का जो ये प्रथम चरण है, जिसे हिंदी का पुनर्जागरण या भारतेंदु युग के रूप में जाना जाता है, ये इसका अनुशीलन करने के बाद हमें कुछ चीज़ें प्रमुखता दिखाई देती हैं कि यहाँ पर आधुनिकता का जो आगमन हुआ भारत में, विशेष तौर से 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के बाद जो शिक्षा पद्धति या जो राजनीति या जो व्यवस्था अंग्रेज़ों द्वारा इस देश में चलाई गई, उसी का रूपांतरण ये हुआ कि भारतीय समाज, भारतीय लोग पाश्चात्य संस्कृति और पाश्चात्य साहित्य के संपर्क में आए और पाश्चात्य शिक्षा के द्वारा उन्हें सबसे पहली बार एहसास हुआ कि हमारी लगभग सभी धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मान्यताएं और विदेशों में प्रचलित धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में पर्याप्त अंतर है। और इसी साहित्य के संपर्क में आने के कारण उन्हें जो हम फ्रेंच राज्य क्रांति के जो सूत्र कहते हैं, समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय, इन तत्वों का एहसास हुआ। और साथ ही साहित्य के द्वारा उन्हें ये भी पता चला कि सिर्फ पारलौकिक बातें करना या आध्यात्मिक चर्चा करना ही साहित्य का विषय नहीं हो सकता, बल्कि भौतिक जीवन और भौतिक जीवन के विभिन्न पक्ष के द्वारा भी साहित्य लिखा जा सकता है। या इस पर भी एक सुंदर साहित्य लिखने की परंपरा विदेशों में प्रचलित है। इसका अनुभव हुआ और वो इसी अनुभव से या उनके संपर्क में आने से वो इस प्रकार का साहित्य लिखने के लिए प्रेरित हुआ। और इसीलिए हम देखते हैं कि आधुनिक और मध्ययुगीन साहित्य में एक बहुत बड़ी रेखा खींचनी है असमानता की या भेद की, तो हम एक शब्द में कह सकते हैं कि वो यह लौकिक साहित्य था, यानी पारलौकिक या आध्यात्मिक विषयों को लेकर वो चर्चा करता था। जबकि पारलौकिक आधुनिक साहित्य जो है वो पूरी तरह से यह लौकिक है और वो भौतिक जीवन को लेकर चर्चा करता है, जिसका प्रारंभ हिंदी के पुनर्जागरण के साथ होता है। और इस पुनर्जागरण में महत्वपूर्ण व्यक्तित्व अगर किसी एक व्यक्ति का रहा है तो वो भारतेंदु हरिश्चंद्र का रहा है। इसीलिए इस युग को भारतेंदु युग के नाम से जाना और
पहचाना जाता है। धन्यवाद।